हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे डेली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, एनवीएस, मेट्रो, एमपीपीजीसीएल इंस्ट्रक्टर सभी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल की क्लासेस कोर्सेज चलाई जा रही हैं। अगर आप लोगों को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ट्रांसफार्मर से है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर को समझेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य कहाँ पे किया जाता है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ट्रांसफार्मर देखिए एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसको आप पढ़ते हैं अच्छे से तो एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर के आप एक एक चीजों को समझें, बारीकी से सभी पार्ट्स को समझें और इसको पढ़ें अच्छे से, थ्योरेटिकल एमसीक्यू सभी चीजों को करें। तो हमारे यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्लासेस जो है, जैसे आपके जो भी आपके भर्ती हैं जैसे एमपीपीजीसीएल और आपका जो है अभी बिहार पावर का, एनवीएस का, मेट्रो का, सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज मिलेंगे, थ्योरेटिकल एमसीक्यू सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग हैंड नोट्स लेना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन की तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, ऐप को डाउनलोड कीजिए, जाइए वहां से हैंड नोट्स ले लीजिए, बाकी फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड, यह आप जानते हैं कि यह एक स्थिर होता है, मतलब स्थैतिक होता है। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो घूर्णन करता हो, और इसमें जो है कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए रखे जाते हैं और इसमें ऑयल भी रखे जाते हैं। तो कहने का यह है कि ट्रांसफार्मर हमारा ऐसा चैप्टर है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तभी सारे क्वेश्चन को भी इसमें कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का फिगर दिया गया है और ट्रांसफार्मर में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो हमें यहाँ पे देखना है और यहाँ पे समझना है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मतलब क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे टैंक दिया गया है। तो टैंक का जो काम होता है फ्रेंड, आप जानते हैं कि इसमें ऑयल का काम होता है, तेल इसमें डाला जाता है। जो तेल का काम होता है फ्रेंड, जैसे हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें जब पार्ट्स हमारे हीट होते हैं तो उसको क्या करता है, हीट के जरिए ठंडा रखता है। ठीक है, पानी जो हमारा टैंक होता है यह आपको ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कोर दिया गया है। तो कोर में आप जानते हैं कि जो हमारी वाइंडिंग होती है, जैसे हमारा कोर का काम होता है वाइंडिंग से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हमारी वाइंडिंग भी जो होती है वो कॉपर आदि के पाए जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी और भी जो हमारे पार्ट्स है ट्रांसफार्मर के पाए जाते हैं, ये आपको बहुत कम ही लोगों ने बताया होगा कि हमारे जो पार्ट्स ट्रांसफार्मर के पाए जाते हैं वो हमारे ज्यादातर जो है एमएस के होते हैं, जो आप लोग देखते होंगे कैसे करके जो है पार्ट्स कई बने रहते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं एमएस के होते हैं, माइल्ड स्टील जिसे बोलते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं कूलिंग पाइप्स को लेकर। तो देखिए जो कूलिंग पाइप्स होता है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये हवा भेजने का काम करता है, ठंडा रखता है। जो हमारे जब हमारा ट्रांसफार्मर जो है मतलब क्या होता है कि पावर को क्या करता है, जनरेट नहीं करता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये इनपुट क्या करता है, लाइट को लेता है और इसके आउटपुट में मतलब बदलता है। कहने का मतलब ये होता है कि पावर को क्या करता है, लेने के बाद जो है उसको कम ज्यादा में जनरेट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब उत्पादन नहीं करता है, पावर को क्या करता है, कम ज्यादा जो है उसको करने के लिए रखा जाता है ट्रांसफार्मर का। तो कूलिंग जो हमारा पाइप होता है फ्रेंड, ये क्या करता है कि जब उसके पार्ट्स जो भी होते हैं हीट होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए कूलिंग पाइप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कूलिंग ऑयल, कूलिंग ऑयल जो होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा क्या होता है, ऑयल जो होता है इसके पार्ट्स को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर के जो भी पार्ट्स होते हैं इसमें कोई घूर्णन पार्ट्स नहीं होता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोई भी घूर्णन पार्ट्स नहीं होता, मतलब घूर्णन नहीं होता है कि कोई भी रोटेट करने वाला पार्ट्स नहीं होता है, यह एक स्थिर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं जो ठंडा रखता है, कूलिंग पाइप्स का भी प्रयोग करते हैं जो इसमें जो है, और एक ब्रीदर होता है जो हवा के जरिए जो है भेजने का काम करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये कूलिंग पाइप्स आज जो होते हैं ये सारे जो है मतलब ठंडा रखने के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर दिया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर फ्रेंड इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के भी पाए जाते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो हमारा प्राथमिक होता है, प्राथमिक हमारा जो होता है प्राइमरी जिसे बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, एसी जो होता है इस पे रहता है। मतलब ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है
वह एसी या डीसी कौन सी सप्लाई लेता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी ही सप्लाई लेता है, न कि डीसी सप्लाई लेता है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर एसी पे ही चलता है। अगर हम लोग डीसी सप्लाई दे देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, खराब हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, या आप कह सकते हैं ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, एसी सप्लाई ही देते हैं। और हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो प्राइमरी जो होता है क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई को देते हैं। बाकी सेकेंडरी जो होता है, द्वितीयक जिसे बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, ये भार को लेकर जनरेट करता है। ठीक है, भार को लेकर जो है चलता है, जो हमारा सेकेंडरी होता है। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे समझना होगा और देखना होगा। बाकी फ्रेंड, अगर आप लोग थ्योरिकल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहां से आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि आपको जैसे ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर होते कैसे हैं, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट मेन होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पे बोला क्या गया है कि 1981 के अनुसार ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सीटी बोलते हैं। सीटी भी आपको एग्जामों में कई बार देखने को मिलेगा कि सीटी के गौण करंट का नियत क्या किया गया मानक मान खाली स्थान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमारा सीटी जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को नियत करता है, मतलब स्थिर करने का जो मानक होता है वो क्या होता है, यही पूछा गया है। ठीक है, नियत मतलब स्थिर करना। तो ए में देखिए क्या दिया है, 5 एम्पियर अथवा 10 एम्पियर हो सकता है। बी में 2.5 एम्पियर अथवा 5 एम्पियर हो सकता है। सी में क्या दिया है कि 1 एम्पियर अथवा 6 एम्पियर हो सकता है। डी में क्या दिया है, 1 एम्पियर अथवा क्या दिया है, 5 एम्पियर दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है, सीटी, ठीक है, यह ट्रांसफार्मर क्या होता है, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर से क्या हो सकता है, 5 एम्पियर तक होता है। ठीक है, 5 एम्पियर तक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जहां पे करंट ट्रांसफार्मर क्या हो, नियत हो। ठीक है, उस स्थिति में हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पे मान होगा वह 1 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर के लगभग में होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके बाद देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है सिंगल फेज विभव ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया, सिंगल फेज विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल फेज विभव ट्रांसफार्मर की जो नियत की गई गौण वोल्टेज, ठीक है, नियत की गई गौण वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। तो ए में देखिए क्या दिया, 240 वोल्टेज। बी में क्या दिया है, 230 वोल्टेज। सी में 115, डी में 110 वोल्टेज। तो देखिए, यहाँ पे भी जरूरी है कि सिंगल फेज जहां पे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उस स्थिति में हमारा जो नियत होगा वो हमारा 110 वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 110 वोल्टेज हमारा कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। 110 वोल्टेज हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमारा जो है नियत वोल्टेज जो होता है 110 होता है, सिंगल फेज। ठीक है, इसमें एक ही फेज पाया जाता है, और एक क्या होता है, देखिए हमारा जो फेज का जो क्रम होता है आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हमारा एक पोल दिया गया है, और आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक पोल दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा फेज होगा वो हमारा क्या होगा, सिंगल फेज। एक हमारा होगा अर्थ होगा, और एक हमारा क्या होगा, फेज होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा सिंगल फेज की बात किया गया है, तो हमारा जो सिंगल फेज यहाँ पे क्रम होगा वो हमारा 110 वोल्टेज तक ही इसका क्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, बाकी ये हमारा अर्थ से संबंधित होता है। और जहां पे डबल फेज होगा वहां पे इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल फेज की जगह पे डबल फेज दे देता, ये भी आपको समझना है, सिंगल फेज की जगह पे अगर आपको डबल फेज देता तब इसका मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता इनपुट और आउटपुट पावर को क्या करता है, जानने के द्वारा क्या करता है, निर्धारित करता है। तो इनपुट और आउटपुट में इकाई का जो संपूर्ण दिन होती है या कार्य क्षमता होती है उसको गणना करने के लिए बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो है हम लोग जो गणना या फिर पावर को जो जनरेट करते हैं वो किस में करते हैं, केवीआर में करते हैं या फिर किलोवाट में करते हैं या केवीए में करते हैं, किलो वोल्टेज एम्पियर में करते हैं या किलो वाट हावर्स में करते हैं, ये पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर की जहां पे बात की जाए कि इसके पावर को जो हम लोग जनरेट करते हैं वो केवीए में करते हैं। केवीए मतलब क्या होता है, किलो वोल्टेज एम्पियर, ठीक है। किलो वोल्टेज एम्पियर हमारा कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहां भी समझने की बात यह है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता इनपुट और आउटपुट में जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो केवीए में करते हैं, किलो वोल्टेज एम्पियर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला ना कि संपूर्ण दिन की कार्य क्षमता की गणना करें, तो जो हमारा कार्य क्षमता की जो गणना होगी वो केवीए में होगी, किलो वोल्टेज एम्पियर में ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्थ नंबर पे भी कि हमारा टैंक में एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य होता है। तो एक जो हमारा ट्रांसफार्मर है और वह क्या कर रहा है, उसमें हमारा संरक्षक का एक कार्य है, तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझना ये है कि ए में क्या दिया है, टैंक में आर्द्रता के प्रवाह से बचाव करना, बी में टैंक में वायु के प्रवाह से बचाव करना, सी में तेल के विस्तारण एवं संकुचन को नियंत्रित करना, डी में क्या देता है कि शक्ति गुणक को बेहतर करना। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वहां पे जो हमारा जब ट्रांसफार्मर जब चलता है तो ज्यादा लोड जब उस पर पड़ता है तो उसके जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर पे जब ज्यादा लोड पड़ता है तो वो क्या होता है, हीट होता है या फिर ट्रांसफार्मर पे आगे निकलती है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लगता है जैसे मतलब बढ़ रहा होगा, मतलब ऑयल जो उसके होते हैं, तेल जो होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं, मतलब जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस क्रिया में क्या होता है कि उसके ऑयल जो होते हैं वो बाहर भी निकलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ऑयल पाया जाता है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वह ट्रांसफार्मर के जो ऑयल होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि उस तेल को क्या करना है, संरक्षक का कार्य करता है। मतलब ट्रांसफार्मर में तो ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो संरक्षक का कार्य करता है या फिर तेल को रोकने का कार्य करता है, वही चीजें यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सी ऑप्शन ही सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि तेल के विस्तारण एवं संकुचन को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए रखा जाता है। मतलब तेल के विस्तारण जो है, तेल को क्या करता है, आगे पीछे जब जाता है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। तो यह हमारा जो है संरक्षक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि तेल के विस्तारण एवं संकुचन को नियंत्रित करना, मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सी ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। ज्यादा मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कि आप ही लोग को मैं ऐप पे भी क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, बिहार पीसीएल के लिए और एनवीएस के लिए, मेट्रो के लिए, एमपीपीजीसीएल के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए या फिर इलेक्ट्रिकल पे जाइए, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि 415 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट या फिर 1 केवीए के ट्रांसफार्मर को क्या होगा जब उसे एक डीसी आपूर्ति के साथ जोड़ा जाएगा। अभी मैंने आपको एसी बताया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि डीसी के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट दे रहा है, ठीक है। तो आउटपुट 240 वोल्ट होगा, बी में क्या दिया है, आउटपुट 415 वोल्ट होगा, सी में ट्रांसफार्मर जल सकता है, डी में क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ा है तो विश्वास कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग हमारे यहाँ जुड़िए, 0 लेवल पे मैं तैयारी कराऊंगा। ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले थ्योरिकल में समझाऊंगा, बाद में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। सी ऑप्शन पे मैंने बताया है कि एसी सप्लाई लेने पर हमारा ट्रांसफार्मर चलता है,
लेकिन डीसी सप्लाई पे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा जल सकता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाना मेरा कार्य है, आप लोगों को पढ़ाना मेरा कार्य है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। और मैं अंत में बताना चाहूंगा फ्रेंड कि बिहार पीसीएल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ फुल कोर्सेस और हैंड नोट्स लॉन्च किए गए हैं। बाकी एनवीएस का, एमपी पीजीसीएल का, मेट्रो का, सभी के लिए भी जो है हैंड नोट्स लॉन्च किए गए। तो आप लोग इलेक्ट्रीशियंस हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, तो आप लोग जरूर हैंड नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को और चार लगाइए। बाकी आप लोग को फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि आप लोग यहाँ देखने के बाद आप लोग को मालूम चल गया होगा कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब